नमस्कार, हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रीडम टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। आर्टिकल 19 में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई, वहीं स्पेसिफिकली आर्टिकल 19(1)(g) में फ्रीडम टू ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को शामिल किया गया। ये 4 अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया: ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। इन चारों शब्दों के मतलब थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(g) में जिस ट्रेड की बात की जा रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई एक्टिविटी कमर्शियल इन नेचर हो। केवल उन्हीं एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि किन तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भारत के नागरिकों को एक फंडामेंटल अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज भी भारत में सेक्स वर्क को एक ट्रेड नहीं माना जाता, इसलिए कोई व्यक्ति कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि अपना शरीर बेचना या सेक्स वर्क करना जो है वो मेरा फंडामेंटल अधिकार है। क्या ये होना चाहिए या क्या इसे जब हम ट्रेड की कैटेगरी नहीं देते तो इससे उस पूरे इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है? जो महिलाएं सेक्स वर्क करती हैं उनके राइट्स का क्या होता है? ये अपने आप में एक अलग डिबेट है। इसी प्रकार से शराब का धंधा, क्या शराब का धंधा करना एक मूल अधिकार है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या राय दी? या मानिएगा कि सुप्रीम कोर्ट यदि कहता है कि किसी भी प्रकार से गैम्बलिंग करना या बेटिंग करना जो है वो आपके ट्रेड का अधिकार नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रवैया लिया? इन सारे सवालों का जवाब आज के इस संक्षिप्त से वीडियो में। पहले शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आर्टिकल 19(1)(6) की भाषा से। आर्टिकल 19(1)(6) कहता है कि भारत में सारे नागरिकों को ये अधिकार है कि किसी भी प्रोफेशन को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 19(6) के अंतर्गत राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि आपके इस फ्रीडम टू ट्रेड पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो ग्राउंड है उसे 19(6) में मेंशन कर दिया गया है, जो कि है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब यदि सरकार को लगता है कि आम जनता के लिए किसी ट्रेड को बंद करना या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है तो किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 19(6) में एक और बात कह दी गई। पहली ये कि यदि सरकार चाहे तो किसी भी बिजनेस में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, मतलब एकाधिकार। यदि सरकार कहे कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेड या ऑक्यूपेशन है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी एक पेड़ को काटना या उसकी पत्तियों का व्यापार करना, ये केवल सरकार कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सकते, तो सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। वो विषय जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, तो उन विषयों पर यदि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है जो राज्यों में इंप्लीमेंट होता है तो केंद्र सरकार राज्य में भी मोनोपोली स्थापित कर सकती है कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस में। और एक दूसरी बात, यदि सरकार चाहे तो ये कह सकती है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आने के पहले या उसको प्रैक्टिस करने के पहले कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आवश्यक है। जैसे मानिएगा कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनने का अधिकार है, ये मेरे ट्रेड ऑक्यूपेशन का अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, तो इसके लिए मैं डॉक्टर की डिग्री क्यों हासिल करूं या कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन पहले क्यों प्राप्त करूं? तो इसी बात का जवाब देने के लिए आर्टिकल 19 में इसको स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया कि यदि सरकार चाहे तो किसी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के पहले लोगों से कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन की मांग कर सकती है कि आप फलाना टेस्ट पास करिए, इतने नंबर लेकर आइए और उसी के बाद आपको कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन, ट्रेड या ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अब आइए कुछ जजमेंट्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(g) को। देखिए, एक पहला जजमेंट अकादसी पठान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, AIR 1963, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1047। इसमें मोनोपोली का सवाल था। सरकार ने एक कानून बनाया कि जो केंदू की पत्तियां होती हैं उसमें केवल राज्य सरकार के द्वारा जो एजेंट्स अपॉइंट किए गए हैं केवल वो ही उसका ट्रेड या व्यापार कर सकते हैं। अब सवाल था कि देखिए, सरकार को तो मोनोपोली करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने इस
जजमेंट में कहा कि जहां सरकार मोनोपोली बनाती है, एकाधिकार करती है, वो केवल और केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। सरकार मोनोपोली के नाम पर कुछ प्राइवेट लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचा सकती। मानिएगा कि सरकार कल कहती है कि केवल हम ही जो है वो फ़ोन की कंपनी चलाएंगे, केवल हम ही इस देश में फ़ोन बेच सकते हैं, और उसके बाद कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को अपना एजेंट नियुक्त कर देती है ताकि सारा प्रॉफिट जो है वो केवल कुछ चुनिंदे प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाए। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोनोपोली सरकार कर सकती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स के इंटरेस्ट के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। देखिए 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा आप जानेंगे कि भारत के संविधान में प्रियम्बल में एक महत्वपूर्ण शब्द को जोड़ा गया, सोशलिज्म। और ये शब्द सोशलिज्म के जुड़ने के बाद सरकार को अधिकार तो है कि वो हमारे देश की इकोनॉमी को जैसे चाहे वैसे उसको रेगुलेट करे, उसको शेप अप करे, लेकिन केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही जो है वो हमारे सरकार का औचित्य नहीं हो सकता। वी आर अ सोशलिज्म बिलीविंग इकोनॉमी, अ सोशलिस्ट कंट्री इन सम एस्पेक्ट्स। उसका मतलब ये कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स, लोगों तक मेडिसिन, लोगों तक लॉ लीगल सर्विसेज, लोगों तक एजुकेशनल सर्विसेज, वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए लोगों तक सर्विसेज प्रोवाइड हो, पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दिए। देखिए पहला एक इस पर्टिकुलर मुद्दे पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1979, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 36। सुप्रीम कोर्ट ने एक नए डॉक्ट्रिन को इस केस में ले डाउन किया, लेवल प्लेइंग फील्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सोशलिज्म वर्ड प्रियम्बल में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसके अंतर्गत सरकार ऐसा कर सकती है कि किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में से प्राइवेट प्लेयर्स को बिल्कुल ही खत्म कर दे? सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा जी नहीं, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक इंटरेस्ट प्लेयर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबरी से compete करने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक एंटरप्राइजेस बहुत आवश्यक हैं एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स भी अपना एक इम्पॉर्टेंट महत्व रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कैपिटल प्रोड्यूस होता है जिससे नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब आते हैं एक दूसरे जजमेंट पर। सवाल था कि क्या शराब का धंधा जो है उसे एक फंडामेंटल राइट के रूप में क्लेम किया जा सकता है। ये जजमेंट है कुंवरजी वर्सेस एक्साइज कमिश्नर अजमेर, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 220। देखिए शराब के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशन ली है। इसको आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करती हूँ। कुंवरजी वाले केस में 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं कि वो शराब जैसा जो है वो डेंजरस आइटम सरकार ये कहे या ये क्लेम करे कि इसे बेचने का मेरा फंडामेंटल अधिकार है। इस पर सरकार जो है वो रेगुलेशन या जो है लिमिटेशंस लगा सकती है। उसके बाद 1967 में थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के रवैये में बदलाव आया। जजमेंट था कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1368। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक मोरालिटी तो ठीक है, लेकिन पब्लिक मोरालिटी के नाम पर किसी ट्रेड को जो है वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। अब आया एक और जजमेंट, नशिरवर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1975, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 360। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जहां तक फंडामेंटल राइट की बात है, शराब बेचना मूल अधिकार नहीं हो सकता आर्टिकल 19(1)(g) में, और यदि सरकार चाहे तो पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पर इसे कंट्रोल या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसी के बाद और भी बहुत सारे जजमेंट आए। एक महत्वपूर्ण जजमेंट खोदे डिस्टिलरीज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 1995 में आया, 1995 वॉल्यूम 1 SCC, पेज नंबर 574। इसमें कोर्ट ने कहा कि लिकर को या शराब को
यदि कोर्ट चाहे तो पूरा बंद कर सकती है। इसलिए हम जानते हैं कि भारत में कुछ राज्य हैं जैसे कि गुजरात, जहां पे शराब बेचना पूरा ही मना है। ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हो पाया सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये से, जिन्होंने कहा कि शराब बेचना किसी भी प्रकार से मूल अधिकार नहीं माना जा सकता। सरकार चाहे तो इसे रेगुलेट करे लाइसेंस देकर, या चाहे तो इसे पूरा बंद भी कर दे। इसके एक ही साल बाद एक दूसरा जजमेंट आया, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मैकडॉवेल एंड कंपनी, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1627। इसमें कोर्ट ने कहा कि देखिए, शराब के धंधे पर सरकार यदि चाहे वो रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकती है, लेकिन इसे पूर्ण तरीके से जो है यदि सरकार चाहे तो बंद भी कर सकती है। तो आर्टिकल 19(1)G में लिकर जो है उसे फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता। तो अलग अलग जजमेंट्स ने ये सिद्ध किया कि सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन थोड़ी थोड़ी बदलती नजर आई, लेकिन सारी बात का सारांश ये निकल के आया कि शराब बेचने का फंडामेंटल राइट किसी को नहीं है। अब हम जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी कंडीशंस ले डाउन कर दी हैं, तो कोई व्यक्ति कोर्ट जाके ये नहीं कह सकता कि सरकार जो है वो मुझे शराब बेचने का लाइसेंस नहीं दे रही है, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारी और चीज़ों पर सवाल उठा, जैसे कि बेटिंग या गैम्बलिंग, जुआ खेलना, उसकी जो अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे शहरों में खासकर जो उसकी चिट्स बटती हैं, क्या ये फंडामेंटल अधिकार है? कोर्ट ने कहा जी नहीं, बेटिंग एंड गैम्बलिंग कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)G। सिमिलर प्रकार की बहुत सारी जजमेंट्स आए। एक इंटरेस्टिंग जजमेंट कलकत्ता हाईकोर्ट के बारे में आपसे साझा करती हूँ। बुर्रा बाजार फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस कैलकाटा, AIR 1998, कैलकाटा, पेज नंबर 121। सवाल था कि जो फायरवर्क्स बनाते हैं, मतलब जो फटाके बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बेचते हैं, यदि सरकार कहती है कि इसे नहीं बेचा जा सकता, तो क्या उनके फंडामेंटल राइट टू ट्रेड का वायलेशन है? कोर्ट ने कहा जी नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर परमिसिबल लिमिट के ऊपर साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन नहीं किया जा सकता। यदि कुछ ऐसे फटाके बनाने वालों को फटाके बनाने पर रोक लगाई जाती है कि जिसका आवाज़ एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो, तो उसे परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में देखा जाएगा। एक डिफरेंट सवाल उठा राइट टू ट्रेड के अंतर्गत। जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और मानिएगा कि स्कूल या कॉलेजेस खोल रखे हैं, क्या उसे एक धंधा माना जा सकता है? क्या उसे एक ट्रेड माना जा सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही साफ विचार रखा। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2178। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करना, इसे आर्टिकल 19(1)G में ट्रेड या कॉमर्स के रूप में नहीं देखा जा सकता। जी हाँ, ये एक प्रकार का, इसमें देखा जाए तो कमर्शियल एस्पेक्ट है, लेकिन एजुकेशन को पूर्ण तरीके से एक धंधे या व्यापार के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक और जजमेंट आया इसी मुद्दे पर, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये थोड़ा लेटेस्ट जजमेंट है, 2016, 7 SCC, पेज नंबर 353। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन जो है इसे प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, एक वेलफेयर राज्य है। तो यदि स्टेट चाहे, सरकार चाहे, तो एडमिशन्स किस प्रकार से होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इसको रेगुलेट कर सकती है। और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने वाला ये नहीं कह सकता कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना जो है वो मेरा फ्रीडम टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस या प्रोफेशन है। राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 549, पुराना केस है। यहाँ पे सवाल था कि जब सरकार ने कुछ टेक्स्ट बुक्स को, जब स्कूल्स को नेशनलाइज करने की बात हुई और उन्होंने कहा कि सरकार ही तय करेगी कि बच्चों को कौन सी टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, तो कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे फ्रीडम टू ट्रेड का जो है वो वायलेशन है। कोर्ट ने कहा देखिए, सरकार का अधिकार है कि कौन सी किताबें जो है वो स्कूलों में पढ़ाई जाए, इसको प्रिस्क्राइब करे, लेकिन इससे जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनके अधिकार का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। आप तो उसके बाद भी खुले मार्केट में अपनी किताबें बेच ही सकते हैं। तो कोई पब्लिशर ये नहीं कह सकता कि मैं जो किताबें छाप रहा हूँ उसे स्कूल में पढ़ाया जाए, ये भी मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)G में। अच्छा, एक और नया आयाम, आपके धंधे या व्यापार करने के मूल अधिकार पर सरकार चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकती है, लेकिन क्या उस पर टोटल प्रोहिबिशन या टोटल बैन लगाया जा सकता है? इसे एक जजमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रेम गुप्ता,
AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 205। सरकार ने सर्टेन मेडिकल फॉर्मुलेशंस, कुछ मेडिकल फॉर्मुलेशंस पर कंप्लीट बैन लगा दिया और ये उन्होंने किया एक ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी की राय के बाद। तो सवाल था जो लोग उस मेडिकल फॉर्मुलेशन को बना रहे थे कि भाई आपने तो ये मेडिकल फॉर्मुलेशन ही बंद कर दिया। तो कोर्ट ने कहा यदि सरकार को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ मेडिकल फॉर्मुलेशंस मार्केट में नहीं आना चाहिए तो सरकार उस पर कंप्लीट बैन भी लगा सकता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं कि पूरा बैन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस प्रोहिबिशन या कंप्लीट बैन को कैसे समझा जाए, इसके लिए एक और जजमेंट जल्दी से समझते हैं। बीड़ी केस, बीड़ी पर क्या बीड़ी बनाने वाले जो लेबर होते हैं क्या उन पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? ये सवाल खड़ा हुआ कोर्ट के सामने चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 118। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था। इसमें सरकार ने एक कानून लेकर आए कि एग्रीकल्चर के समय पे जो समय होता है, जो सीजन होता है, उसमें लेबर का सप्लाई एडिक्वेट होना चाहिए और इसलिए उस गांव में किसी भी को भी बीड़ी बनाने का जो है वो अधिकार नहीं है। और जो बीड़ी बनाने वाले लोग हैं वो कहीं बाहर या अलग राज्यों से भी लेबर को इंपोर्ट नहीं कर सकते। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो बच्चे हैं जो कई बार बीड़ी बनाने का काम अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए बनाते थे, उन सब पर भी रोक लग गया। ये मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो बैन है ये बड़ा ही वाइड है। आपको ये चाहिए कि लेबर का सप्लाई होना चाहिए एग्रीकल्चरल सीजन में, तो जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, यदि वो बीड़ी बनाने का काम करना चाहते हैं तो उसको रोक क्यों? या यदि बाहर के राज्यों से कोई लोगों को लेबर को इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर रोक क्यों? तो इस प्रकार का जो प्रोहिबिशन है, जो एक्सेसिव है, कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे प्रोहिबिशन माना जाएगा और ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा बड़े व्यापारी आते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या कि जो सड़क पर रोज अपनी छोटी सी दुकान लेकर चलते फिरते घूमते नजर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्ट्रीट हॉकर्स की। जो लोग जिनके पास कोई परमानेंट दुकान नहीं है, जो छोटे छोटे आइसक्रीम के ठेले या मानिएगा पानी बेचने के ठेले या चाय के ठेले सड़कों पर, वो सड़कें जो सरकार की सड़कें हैं एक तरह से, वैसे देखा जाए तो आपकी हमारी लोगों की सड़कें हैं, लेकिन लीगली सरकार की सड़कें हैं, तो उस पर धंधा या व्यापार करने के अधिकार के बारे में कोर्ट का क्या कहना रहा? इस पे दो महत्वपूर्ण जजमेंट, एक क्लासिक और एक लेटेस्ट। बॉम्बे हॉकर्स यूनियन वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1206। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो लोग सड़क पर अपना काम कर रहे हैं वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा मूल अधिकार है कि मैं सड़क के जिस किनारे चाहूँ वहां पर बैठकर अपना धंधा कर सकूं। लेकिन कोर्ट ने इस बात पे भी अपनी सेंसिटिविटी दिखाई कि उन लोगों की भी मजबूरी है और सरकार को इस बात का निर्देश दिया कि हर शहर में कुछ एक ऐसा एरिया डेजिग्नेट होना चाहिए जो कि एक हॉकिंग जोन होना चाहिए, कि जिन लोगों के पास कहीं और जाने का या कहीं और दुकान खोलने का, व्यापार चलाने का जरिया नहीं है, वो इन हॉकिंग जोन्स में अपना काम कर सकें। वहाँ पे यदि सरकार चाहे तो लाइसेंस भी लोगों को दे सकती है और बिना मतलब के लोगों को लाइसेंस जो है वो रिजेक्ट या उनको जो है ये नहीं कहना चाहिए कि भाई आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक आप कंडीशन ले डाउन कर दीजिए और उसके बाद जिसको भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत हो वो लाइसेंस लेकर उस हॉकिंग एरिया में अपना काम कर सके। लेकिन हम जानते हैं कोर्ट बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में कितना हो पाता है वो तो आप और हम समझते ही हैं। इसी प्रकार से एक जजमेंट आया सुदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1153। कोर्ट ने इसमें एक अपनी बात में थोड़ा सा एडिशन कहा। कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है कि स्ट्रीट हॉकर्स को अपना फंडामेंटल राइट नहीं क्लेम कर सकते सड़कों पर अपना धंधा या व्यापार करने का, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मतलब यदि आप सोचें कि भाई ये पब्लिक सड़क है और इस पे ये हिस्सा पे मैं बैठ जाऊं और मैं ये क्लेम करूं कि चूंकि मैं यहाँ पे 2 साल से 3 साल से बैठता आ रहा हूँ, काम करता आ रहा हूँ, तो ये अब मेरा हिस्सा हो गया, ये परमिसेबल नहीं है। लेकिन आप यदि अपनी दुकान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उतना आपको जो है वो परमिशन है। अच्छा, इसके ऊपर सरकार ने पॉलिसी तो बनाई है, लेकिन इसके ऊपर आज भी भारत में एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है, एक ऐसा कानून की जो बहुत लाखों लोग जिनके पास
सड़क पर व्यापार करने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है, आज भी सरकारों ने इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं बनाया है। और इस मंच से मेरी गुजारिश है कि सरकार इस प्रकार के कानून पर चिंतन करे और उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे जजमेंट्स और केसेस आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करे, लेकिन इससे आप शायद समझ पाए होंगे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और प्रोफेशन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से समझा है, किस प्रकार से इंटरप्रेट किया है। तो जब हम फ्रीडम टू ट्रेड की बात करते हैं तो एक तरफ नागरिकों का अधिकार है कि वो जो धंधा करना चाहें, जो व्यापार करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक कुछ चीज़ों का धंधा सरकार रोक भी सकती है। लेकिन इन सारी बातों में एक आखिरी जजमेंट आज के इस वीडियो के लिए, शिव शक्ति शुगर्स लिमिटेड वर्सेस श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, 2017 का ये केस है, 2017 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 729। इस केस में इसके फैक्ट्स में नहीं जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि जब वो अपने डिसीजंस या जजमेंट सुनाए तो उन जजमेंट्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इसको भी मद्देनजर रखे, क्योंकि सिर्फ अपने जजमेंट टेक्निकल इंटरप्रिटेशन पर, कानून के टेक्निकल इंटरप्रिटेशन पर सुना देना बिना इस बात पर तवज्जो दिए कि उसका इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस क्या होगा, ये सही नहीं है। तो कोर्ट ने एक तरह से अपने आप को ही हिदायत दी कि जब जजमेंट सुनाए जाए तो उन जजमेंट्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा लोगों की ज़िंदगी पर और पूरे देश की इकोनॉमी पर, इस पर ध्यान रखा जाए। देखिए, बहुत सारे सवाल फ्रीडम टू ट्रेड में और भी हैं, जैसे कि एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या सरकार का टैक्स लगाना आपके फ्रीडम टू ट्रेड का वायलेशन है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स जिन्हें आज भारत में इलीगल कहा गया है, उन्हें कम से कम मेडिसिनल पर्पसेस के लिए अलाउ कर देना चाहिए। आप उसका ट्रेड लीगल ना करें, लेकिन कम से कम उस ट्रेड को रेगुलेट कर दें। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रकार से कि जुडिशियल अप्रोच ली है कि पब्लिक मोरालिटी के ग्राउंड पे कुछ चीज़ों को ट्रेड ही नहीं माना गया। जैसे कि मानिएगा, वकीलों के लिए कहा जाता है कि वकील जो है वो धंधा नहीं करते, वो ट्रेड नहीं करते, और वकीलों का जो प्रोफेशन है वो अपने आप में एक अलग बड़ा जो है रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन माना जाता है। इसकी जो कंपैरिजन है वो एक धंधे या व्यापार के रूप में नहीं की जाती। तो बहुत सारे जो कानून हैं जो लॉयर्स के लिए हैं, उसे इस बात पर रखा गया है कि भाई आपका जो व्यापार है वो व्यापार नहीं है। अब बदलते समय के साथ शायद इन रवैयों में कुछ बदलाव आएगा, कुछ रिलैक्सेशन आएगा, लेकिन कुछ प्रोफेशंस की जो गरिमा है उसे बनाए रखने के लिए भी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ पब्लिक मोरालिटी देखिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो कुछ चीज़ों को लेकर समय के साथ बदल भी सकती है। तो किसी प्रोफेशन को लीगल करार ना देने से उस प्रोफेशन में क्या समस्याएं आती हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख लेता है। मैं हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, जानने पहचानने वालों के साथ ज़रूर इसे साझा करें। और क्या आपके सवाल हैं, कैसा आपको लग रहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।